वेलकम। आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा रेकरेंस रिलेशन से रिलेटेड। फिर जो दूसरा सॉल्व करने वाला हूँ वो ये प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 1000 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3, 5 और 7। तीसरा ये डाइजेस्ट्राज एल्गोरिथम का यूज करके शॉर्टेस्ट पाथ निकालने वाला हूँ। मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने वाला हूँ प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज करके। और लास्ट में जीसीडी निकालना है और उसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस करना है। तो ये पांचों प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। जो पहला प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा लेंदी है और इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी के प्रॉब्लम्स में आपको टाइम कम लगेगा। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूँ कि मैं कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स के बारे में बात नहीं करूँगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में जाननी है तो उसका वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट किया जा चुका है, आप उसको जाके देखें और फिर डिटेल्स जानने के बाद इस प्रॉब्लम्स को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन। तो हमारा जो रेकरेंस रिलेशन दिया गया है वो है an इज इक्वल टू 4an-1 माइनस 3an-2 प्लस 2 टू द पावर n प्लस n प्लस 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो हमारा यहाँ पे लोएस्ट डिग्री टर्म है इसको n बनाना है। तो अगर ये n-2 है और अगर हम इसे n बनाना है तो हम उसको क्या करेंगे, हम इस पे शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर n-2 को हम 2 प्लेस शिफ्ट करें आगे तो n-1 और फिर n हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे e² ऑपरेट करते हैं। तो ये e², और उसके पहले एक स्टेप यहाँ पे ये भी लिख लें ताकि हमारे लिए सहूलियत हो जाए। तो an और माइनस 4an-1 और प्लस 3an-2, ठीक है। सारे an वाले टर्म को मैंने लेफ्ट में लिया है और यहाँ पे हमें बचेगा 2 टू द पावर n प्लस n प्लस 3। तो अगर हमने इस पे e² ऑपरेट किया तो ये हो जाएगा an माइनस 4an-1 प्लस 3an-2, और राइट साइड में अगर हमने ऑपरेट किया तो e² 2 टू द पावर n प्लस n प्लस 3, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, e² a टू द पावर an को हम लिख सकते हैं an प्लस 2 माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा an प्लस 1। हर टर्म को 2 प्लेस आगे शिफ्ट करना है और ये हो जाएगा 3an। और राइट हैंड साइड में 2 टू द पावर n है तो ये 2 टू द पावर n प्लस 2 हो जाएगा। फिर n जो है वो n प्लस 2 हो जाएगा और ये 3 एज सच रहेगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा कि हमें यहाँ से e² को इसको ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर n प्लस 2 को e² a टू द पावर n नहीं an सॉरी, और माइनस 4 e ऑफ an, एंड इसको हम लिख सकते हैं 3an। और राइट हैंड साइड में जो हमारे टर्म्स हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 टू द पावर n और प्लस n, और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, e² माइनस 4e और प्लस 3, ये पूरे के पूरे ऑपरेटर को हमने अभी ऑपरेट करना है a टू द पावर n के ऊपर। और यहाँ हमें होगा 4 इंटू 2 टू द पावर n प्लस n प्लस 5। अब हम क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट यहाँ भी ये इस स्टेटमेंट से प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, पर अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए और अच्छी बात है। अब हम क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, आप इसको पूरा लिखिए कैरेक्टरिस्टिक। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, यहाँ e² है तो ये हो जाएगा r² माइनस 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, r² माइनस 3r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ से r कॉमन लेंगे, r माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन होगा, r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा r माइनस 3 इंटू r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r जो है वो 3 और 1 के बराबर आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया c1 3 टू द पावर n और c2 1 टू द पावर n। 1 टू द पावर n को अगर आप 1 लिखना चाहते हैं तो इसको सिंपली लिखिए c1 इंटू 3 टू द पावर n प्लस c2। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें वो
आपसे पूछ ले कि अगर राइट हैंड साइड में अगर ये टर्म ना हो, केवल इसको सॉल्व करना हो, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है पीएस। तो पीएस हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो ऑपरेटर है ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 3, इसको हम ऑपरेट करने वाले हैं इस राइट हैंड साइड, यानी कि 4 टू द पावर 2n, 4 इंटू 2 टू द पावर n प्लस n प्लस 5। कई बार मैं स्लिप ऑफ टंग के हिसाब से कुछ कुछ बोल देता हूँ, तो बस इस बात का केयरफुल रहे। तो यहाँ पे अब इसको अगर हमें ऑपरेट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दो तरह के टर्म्स हैं, एक तो ये एक्सपोनेंशियल है 2 टू द पावर n और दूसरा ये पॉलिनोमियल टर्म है। तो इन दोनों के लिए प्रोसेस अलग अलग होता है। तो सबसे पहला क्या है कि आप इसको सेपरेट करिए, ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 3 को पहले आपको ऑपरेट करना पड़ेगा 4 इंटू 2 टू द पावर n के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपको 1 बाई ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 3 को ऑपरेट करना होगा n प्लस 5, जो कि एक पॉलिनोमियल है, उसके ऊपर। तो ये वाला फॉर्मूला काफ़ी आसान होता है। a टू द पावर n है तो 4 कांस्टेंट बाहर आ गया और e की जगह पे हमने a डाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 और प्लस 3, और यहाँ से आया 2 टू द पावर n। इसमें हमें क्या करना होता है कि इसमें हमें e को डेल्टा के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, तो 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस डेल्टा और प्लस 3 और n प्लस 5 एज सच यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लास्ट में इसको हम फैक्टोरियल में चेंज करेंगे। तो ये टर्म क्या हो गया, 4 प्लस 3 7 माइनस 8 माइनस 1, और यहाँ पे 4 है तो यह होगा माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n। और हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा और माइनस 4 डेल्टा और प्लस 3, और यहाँ से हमें मिलेगा n प्लस 5, ठीक है। और ये 1 प्लस 3 4 और माइनस 4 को हम कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n, और यहाँ से हमें मिलेगा 1 बाई डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा माइनस 4 डेल्टा, तो हमें मिलेगा डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा और n प्लस 5। तो ये वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको हम बार बार रिपीट कॉपी करते रहेंगे। अब हमें इसके ऊपर फोकस करना है, तो स्पेस को सेव करने के लिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n। क्या प्रोसेस होता है इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस 2 डेल्टा कॉमन ले लिया ताकि ये 1 माइनस डेल्टा बाई 2 के फॉर्म का आ जाए, और यहाँ पे n प्लस 5 एज सच रहेगा, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n और माइनस 1 बाई 2 डेल्टा, और फिर जिस डेनोमिनेटर के टर्म्स को मैं लिख दूंगा 1 माइनस डेल्टा बाई 2 टू द पावर माइनस 1 और n प्लस 5। अब यहाँ पे हम इसे एक्सपैंड करना है, ठीक है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके। तो अगले पेज पे जाते हैं, यहाँ पे हमारा है माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n और माइनस 1 बाई 2 डेल्टा, सो माइनस 1 बाई 2 डेल्टा, और अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो आएगा 1 प्लस डेल्टा बाई 2 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये वाला जो डेल्टा स्क्वायर वाला टर्म है, क्योंकि ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, तो डेल्टा बाई 2 तक ही हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे हमें लिखना है n प्लस 5। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे हमें मिलेगा 4 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 डेल्टा, और ये 1 इंटू n टू द पावर 5, तो n प्लस, यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसको आप फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख लीजिए। और अगर आप डेल्टा ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल को पहले फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आ जाएगा n टू द पावर 1 प्लस 5, और प्लस अगर डेल्टा इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो फैक्टोरियल के ऊपर पॉलिनोमियल के ऊपर जो डेल्टा ऑपरेटर है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह काम करता है। तो डेल्टा बाई 2 अगर यहाँ पे ऑपरेट किया तो n टू द पावर 1 के बराबर हो जाएगा, और 5 तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डेल्टा स्क्वायर वैसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा यहाँ पे ये आ गया माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n और माइनस 1 बाई 2। अब देखो ये 1 बाई डेल्टा इंटीग्रल ऑपरेटर की तरह n टू द पावर 1 के ऊपर काम करेगा, तो ये हो जाएगा n टू द पावर फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के टर्म से 2 बाई 2 एंड प्लस ये है 5 प्लस 2 10 प्लस 11 10 प्लस 1 11, तो यहाँ से 11 बाई 2, और 11 बाई 2 के ऊपर अगर डेल्टा ऑपरेटर इन्वर्स डेल्टा ऑपरेटर यानी कि 1 बाई डेल्टा काम करेगा तो आप इंटीग्रेशन समझते होंगे, ये n टू द पावर 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है -4 इंटू 2 टू द पावर n और -1/2 और n टू द पावर 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू n माइनस 1 और 11/2 n फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है, इसलिए हमें इसको n इंटू n माइनस 1 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें मिला -4 इंटू 2 टू द पावर n और -1/2, ये 1/2 n स्क्वायर पहले टर्म से आएगा और दूसरे से है -1/2 n और +11/2 n, तो कितना आएगा -1/2 n और +11/2 n यानी कि 10/2 n यानी कि 5n। तो जो लास्ट में मैं लिख देता हूँ सबको सिंप्लीफाई करके, -4 इंटू 2 टू द पावर n -1/4 n स्क्वायर और -5n। बेहतर तो ये होगा कि आप वीडियो को पॉज करें, कैलकुलेशन पहले खुद करें, फिर देखें कि क्या आप सही कर पा रहे हैं या नहीं। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आ गया उस an यानी कि इसमें जनरल सॉल्यूशन और प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या आया था, c1 3 टू द पावर n प्लस c2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया c1 3 टू द पावर n प्लस c2 और -4 इंटू 2 टू द पावर n, ये हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है -1/4 n स्क्वायर एंड -5n। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद क्या है कि एक और स्टेप करना होगा। आप अभी तक थक चुके होंगे सुन के, पर लेंदी प्रॉब्लम मैंने बोला था शुरू में ही कि ये होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आई थिंक यहाँ पे एक ठीक है, एक गड़बड़ ये है कि मैंने यहाँ पे -1/2, तो ये 1/4 हो गया और ये 5n/2 होगा। ठीक है, तो भूल सुधार कर दी मैंने देखते ही देखते। अब हमें दिया गया है a0 इज इक्वल टू 1 और a1 इज इक्वल टू 4, ये हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। आप देखो a0 इज इक्वल टू 1 और a1 इज इक्वल टू 4, तो हमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 और c2 निकालने हैं, तो इस कंडीशन की मदद से निकालेंगे। तो a0 के जो है वो क्या है, a0 जो है वो है, इसमें अगर n की जगह पे आप 0 रखोगे तो आएगा c1 3 टू द पावर 0 1 के बराबर होता है, फिर c2 और -4 इंटू 2 टू द पावर 0 यानी कि -4 और n 0 रखने पे ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 के बराबर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो c1 प्लस c2 हमारा 5 के बराबर हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन मिलेगा a1 इज इक्वल टू, तो अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर आएगा 3c1 और प्लस c2 और -4 इंटू 2 टू द पावर 1 यानी कि -8, फिर आएगा यहाँ पे -1/4 और फिर आएगा -5/2, ये 4 के बराबर दिया गया है। यानी कि हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 3c1 प्लस c2, ये मिलेगा 4 प्लस 8 प्लस 1/4 और प्लस 5/2। तो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो आएगा 3c1 प्लस c2 और 8 प्लस 4 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48 प्लस 1 49 और प्लस 10 यानी कि 59/2, नॉट 59/2 सॉरी 59/4। आई होप कि आप कैलकुलेशन को समझ रहे हैं। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि 4 प्लस 8 12 हो गया, प्लस 1/4 है और प्लस 5/2 है, तो एलसीएम हो गया 4, 12 इंटू 4 हो गया 48 प्लस 1 और प्लस 5 इंटू 2 10 यानी कि 59/4 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो पहला इक्वेशन है c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 5, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 5 और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 3c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 59/4। सो 3c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 59/4। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, c2 गायब, -2c1 कितने के बराबर होगा 5 माइनस 59/4 यानी कि -20 माइनस 59 यानी कि -39/4। तो यहाँ से हमें मिलेगा c1 इज इक्वल टू 39/8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 39/8 यहाँ से मिला। और c2 क्या आ जाएगा, पहले इक्वेशन से हम लिख सकते हैं 5 माइनस c1, सो 5 माइनस 39/8, सो 40 माइनस 39/8 यानी कि 1/8। तो अल्टीमेटली जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो लिखेंगे an इज इक्वल टू c1 कितना है 39/8 3 टू द पावर n, c2 कितना है वो है 1/8। ठीक है, और बाकी -4 इंटू 2 टू द पावर n
-4 इंटू 2n, और हमारा टर्म है -1/4n² एंड -5/2n, सो -1/4n² एंड -5/2n। तो ये है इसका, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, a1 नहीं, हमें लिखना है an। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसको एक बार दोबारा देखें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में हमें टैग करें, उस टाइम स्टैम्प को टैग करें और बताएं कि ये जो लेंथी प्रॉब्लम था, ये सबसे एक तरह से मुश्किल प्रॉब्लम था इस पेपर का, पर मुझे लगता है कि अगर आपने इसको अंत तक ध्यान से सुना होगा तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें 3 पार्ट था, पहला जनरल सॉल्यूशन निकालना, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, और उसके बाद हमने जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं C1 और C2 उसको दिए गए कंडीशन की मदद से सॉल्व किया। हमें टोटल 15 मिनट के आसपास लगे, उससे कम ही लगे, पर एग्ज़ाम में आपको इसको सॉल्व करने के लिए और भी ज़्यादा समय मिलेगा। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये उतना मुश्किल नहीं है, ये हम क्विकली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आसान प्रॉब्लम है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 1000 नॉट डिविजिबल बाई 3, 5 एंड 7। तो यहाँ पे 3, 5 और 7 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक अल्टरनेट तरीका इस्तेमाल करूँगा। अल्टरनेट तरीका क्या होगा कि मैं वो इंटीजर्स निकाल लेता हूँ जो 3, 5 और 7 से डिवाइड हो जाए और फिर उसको 1000 में से माइनस कर दूंगा। तो मैं बोलता हूँ कि चलो ए एक सेट है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ए कंटेंस व्हाट, ए कंटेंस ऑल इंटीजर्स अप टू ऑल इंटीजर्स डिविजिबल बाई 3। और आप यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख सकते थे, ऑल इंटीजर्स वेयर n इज़ लेस देन और इक्वल टू 1000, ठीक है। मतलब 1000 तक जो भी इंटीजर्स हैं उसमें 3 से डिवाइड होने वाले जो भी इंटीजर्स हैं उसको हम बोल देते हैं सेट ए। सेट बी हम किसको बोल देते हैं, विच कंटेंस ऑल इंटीजर्स डिविजिबल बाई 5, ऑल इंटीजर्स डिविजिबल बाई 5 वेयर n इज़ लेस देन और इक्वल टू 1000। और सी सेट को हम बोल देते हैं कंटेंस ऑल इंटीजर्स डिविजिबल बाई 7 एंड वेयर n इज़ लेस देन और इक्वल टू 1000, ठीक है। तो सेट ए बी सी और क्लियर हो गया। अब बेसिक आइडिया ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होगा, 1000 तक कितने ऐसे इंटीजर होंगे जो कि 3 से डिवाइड होंगे। तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के आइडिया का यूज करते हैं। तो 1000 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो उसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो होगा 333। आप आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता है कि यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 333 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो जो हमें उसका इंटीजर वाला पार्ट है वो लेना पड़ता है। उसी तरह से मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना होगा, ऐसे कितने इंटीजर होंगे 1000 तक जो कि 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें भी हम 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे और उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू होगा वो हम ले लेंगे, यानी कि 200। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना होगा, तो 1000 में हम 7 से डिवाइड करेंगे और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट होगा वो हम ले लेंगे। तो 1000 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे और जो नंबर आएगा उसका अगर इंटीजर पार्ट लोगे तो आएगा 142, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बी और सी मिल गए। हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। मतलब वैसे एलिमेंट्स जो कि या तो 3 से डिवाइड हो, या तो 5 से डिवाइड हो, या तो 7 से डिवाइड हो। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये तो हमने तीनों निकाल लिया, पर हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि वैसे इंटीजर्स जो कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड हों, तो ऐसे इंटीजर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हों, ठीक है, वैसे इंटीजर किससे डिवाइड होते हैं, वैसे इंटीजर 15 से भी डिवाइड होते हैं, 3 और 5 के एलसीएम से। तो अगर हम 15 से डिवाइड होने वाले सारे इंटीजर्स 1000 तक निकालें तो 1000/15 1000/15 उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगा 66, आप चेक कर लो। और उसी तरह से बी और सी के कॉमन कितने होंगे, यानी कि ऐसे इंटीजर्स जो
5 और 7 से डिवाइड हो, तो 5 और 7 से डिवाइड होने वाले इंटीजर 5 इंटू 7 यानी कि उसके एलसीएम 35 से भी डिवाइड होते हैं, तो वैसे इंटीजर्स होंगे 1000/35 और उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो 28 के बराबर होगा। और उसी तरह से जो है हमारा नेक्स्ट क्या है, हमने निकाल लिया ए बी और हमें ए सी निकालना है, यानी कि 3 और 7 से डिवाइड होने वाले, तो उसके लिए हमें 1000 को 3 और 7 के एलसीएम यानी कि 21 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसका इंटीग्रल पार्ट लेना पड़ेगा। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 47। ठीक है, अब एक चीज़ हमें यहाँ पे और भी कैलकुलेट करनी है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स जो ए में हो, बी में हो और सी में हो, यानी कि जो कि 3, 5 और 7 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 3, 5 और 7 तीनों से डिवाइड होने वाले जो इंटीजर होंगे उसके एलसीएम यानी कि 105 से डिवाइड होंगे। तो अगर आप इसको 105 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 9, जो इसका इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर वो कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी सी आप नोट कर लो, 333, 200 एंड 142। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 333 प्लस 200 एंड प्लस 142। फिर हमें माइनस करना है 66, 28 और 47। तो हमने माइनस कर दिया 66, 28 और 47 और हमें ऐड करना है 9, तो हमने ऐड कर दिया 9। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 543। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि 3, 5 या 7 से डिवाइड होते हैं, पर हमें निकालना उल्टा है, हमें वो निकालना है कि नॉट डिविजिबल बाई 7, 3, 5 और 7। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में निकालना होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि टोटल हमारे पास है 1000 नंबर और उसमें से हमें 543 निकालना है, तो हमें मिलेगा 457 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमने जल्दी से सॉल्व कर दिया, हमें 7-8 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, आप इसको एक बार दोबारा देखें। अब जो थर्ड प्रॉब्लम है डाइजस्ट्राज एल्गोरिथम का, यूजुअली मैंने देखा है इंटरनेट पे जो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं उसमें 2-3 वर्टिसेस होते हैं, पर इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं तो थोड़ा इसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा, पर मैं प्रोसेस आपको बहुत ही आराम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स एच यूजिंग डाइजस्ट्राज एल्गोरिथम। तो सबसे पहले स्टेप में क्या है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। उसी डायग्राम को हमने दोबारा यहाँ पे लगा दिया है, ताकि थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया है डायग्राम, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो और आप इसको क्लियरली देख पाएँ। ठीक है, कुछ लोग टेबल की मदद से इसको सॉल्व करते हैं, पर मुझे लगता है कि ये जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और इसको ध्यान से समझें। ठीक है, और ये कोई एक प्रोसेस ही आप फॉलो करें। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा निकालना है ए से लेके कहाँ तक निकालना है, वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स एच, यानी कि हमारा ये सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसको हम 0 असाइन करते हैं, क्योंकि हम शुरू ए से कर रहे हैं, और सारे वर्टिसेस को हम इन्फिनिटी असाइन करते हैं। इन शुरुआत में हम मान के चलते हैं कि सारे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो सारे वर्टिसेस को हमने इन्फिनिटी असाइन कर दिया। ठीक है, और फिर हम रीलेबलिंग करेंगे। जब रीलेबलिंग करते हैं तो इसका ध्यान रखते हैं कि जब हम उसको रीलेबल करें तो ऐसे करें ताकि हमें दिखे कि पहले उस पर क्या लेबल था। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ए से जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, तो ए से 2 एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, एक बी है और दूसरा सी है। तो अगर हम इसको रीलेबल करेंगे तो ए से बी तक पहुंचने में हमें 5 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और इसके ब्रैकेट में हम ए लिख देते हैं ताकि ये पता चले कि आपने बी पर कैसे पहुँचे, आप ए से पहुँचे थे। और उसी तरह से अगर आप सी को देखें तो सी को आप रीलेबल कर सकते हैं। ए से सी पे पहुँचने के लिए आपको 7 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और ब्रैकेट में आप ए लिख दें ताकि आपको पता चल जाए कि आप 7 डिस्टेंस आपने कवर किया है और कहाँ से आप शुरू करे थे, आपने शुरू करे थे ए से। ठीक है, 2 ही एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो बाकी सारे को रीलेबल अभी इस स्टेप में नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी वर्टेक्स हैं जिसका लेबल असाइन है, और चूँकि हमने ए से शुरू किया था तो अब हम जाहिर सी बात है कि ए पे वापस तो जाएंगे नहीं, तो ए वर्टेक्स को हम एक तरह से ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वापस जाने का मतलब क्या, आप उसको दोबारा कवर कर रहे हो, हमें मिनिमम निकालना है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सारे वर्टिसेस हैं उसमें जो सबसे मिनिमम है
उसको हम ब्लॉक करते हैं। मिनिमम क्या है? मिनिमम है हमारा 5, 7, इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, सारे में मिनिमम है 5। तो 5 को लो हमने ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे हैं ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं कि बी से एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन सा है। तो एक तो ए है, पर ए पे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए से हमने शुरू किया था और ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया हुआ है। तो ए से हम बी से हम सी पे जा सकते हैं, पर बी से अगर हम सी पे जाएंगे तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है। तो 10 हम और प्लस 5 15 का डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ेगा, जो कि 7 से ज़्यादा होगा। तो रीलेबलिंग हम तभी करते हैं जब हमें एक कम डिस्टेंस मिले, तो इसको रीलेबल करने की ज़रूरत नहीं है। अब B का नेक्स्ट एडजेसेंट है D, तो D को अगर हम रीलेबल करें तो ये इनफाइनाइट है और यहाँ से हमें मिलेगा 5 ऑलरेडी है और 5 + 4 9, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे A और फिर हम लिख देंगे B, ताकि पता चले कि आप D पे A और B से पहुँचे हैं। और B का एडजेसेंट हमारा G भी है, तो G को भी रीलेबल करना पड़ेगा। 5 + 17 तो 22, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे A और B। तो इसका एक वर्टेक्स 2, 3, 30 को रीलेबल करने की ज़रूरत नहीं थी, और 4, तो हमने सब मैनेज कर लिया। अब देखिए 2 तो ऑलरेडी ब्लॉक है। जो वर्टिसेस हैं जिसके हमने नया लेबल दिया है उसमें सबसे मिनिमम क्या है? तो आप देख रहे हो कि 7 सबसे मिनिमम है, 7, 9 और बाकी सब तो अभी और 7, 9 और 22 बाकी सब तो इन्फिनिटी ही हैं। तो 7 मिनिमम है, यानी कि हम 7 वाले यानी कि जो मिनिमम वाले है उसको हमने ब्लॉक किया, ठीक है, उसको हमने ब्लॉक कर दिया। अब वही प्रोसेस रिपीट करना है। 7 से हमें जाना है आगे जाना है, मतलब कैसे जाना पड़ेगा? इसका जो एडजेसेंट वर्टेक्स है C का, अब हम A और B पे तो जाएंगे नहीं क्योंकि A और B तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं, और हम जा सकते हैं D पे और हम जा सकते हैं E पे। पर D पे जाने पे क्या चैलेंज है कि 7 + 3 तो 10 के बराबर है, जो कि 9 से ज़्यादा है, तो रीलेबल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो 7 + 15 हम इसको रीलेबल करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 22, ब्रैकेट में आएगा A और C, ठीक है। तो अभी तक हमें क्या क्या मिला? ये है 9, ये है 22, ये है 22 और इन्फिनिटी, तो यानी कि हमें 9 जो है वो मिल रहा है, वो कि मिनिमम है। तो 9 इसको हमने ब्लॉक किया, D को हमने ब्लॉक किया, ठीक है। अब 9 से एडजेसेंट जो भी वर्टेक्स हैं उसको रीलेबल करने की ज़रूरत है। तो 9 से एडजेसेंट तो B है, पर B ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। 9 से एडजेसेंट C है जो कि ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, और 9 से एडजेसेंट E है और E का लेवल है 22। पर अगर हम D से E की तरफ जाएं तो 9 + 1 10 होगा, तो इसको दोबारा रीलेबल करेंगे। आइडियली इसके ऊपर लिखेंगे, तो ये कितना होगा? 9 + 1 10 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में आएगा A, B और D, ठीक है। A, B और D आ गया। बाकी तो और कोई नहीं बचा। एक यहाँ पे था, उसको लेबल कर दिया। यहाँ पे हम जा नहीं सकते, यहाँ पे हम जा नहीं सकते। तो अभी तक जो अभी हमारे मिनिमम चल रहा है वो 10 चल रहा है कि 10 और 22 में मिनिमम 10 है। तो अगले स्टेप में हमने E को ब्लॉक किया और उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। तो E से अगर हम F पे जाएंगे, तो F पे जाएंगे तो ये इन्फिनिटी है और ये ABD यानी कि 10 है, तो हम लिखेंगे 10 + 3 13, ब्रैकेट में आएगा A, B, D और E, ठीक है। और E से हम एडजेसेंट C पे वापस नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉक है, D पे वापस नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉक है। तो अभी हमें मिला 13, ठीक है। तो 13 को हमने जो मिनिमम है उसको हमने ब्लॉक किया, यानी कि इस स्टेप पे हमने F को ब्लॉक किया। अब F से एडजेसेंट क्या है? F से एडजेसेंट है G, तो 13 + 2 कितना हो जाएगा? 15, पर ये 22 ऑलरेडी है तो इसको हमें रीलेबल करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं 15 A, B, D, E, और कहाँ से आया था F से, ठीक है। और कोई सा वर्टेक्स हम रीलेबल कर सकते हैं? F से एडजेसेंट बस 2 ही हैं, तो एक तो ऑलरेडी ब्लॉक है और दूसरे को हमने रीलेबल करा हुआ है। तो यहाँ से हमें 15 मिल गया, यानी कि अभी तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं G पे और हम 15 डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। G को हमने मिनिमम को ब्लॉक किया। अब G से हम I पे जा सकते हैं, तो ये इन्फिनिटी है, तो 15 + 4 ये 19 हो जाएगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे A, B, D, E, F और G, और ये 15 + 15 यानी कि ये 30 होगा, ठीक है। तो
तो 15 प्लस 15 30, तो इन्फिनिटी को हम रीलेबल करेंगे, इसको लिखेंगे 13 नॉट 13 30 ए बी डी ई एफ और कहाँ से आया है लास्ट में जी। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि हमारे पास दो वर्टेक्स हैं, एक का लेबल है 19 और एक का लेबल है 30, बाकी सब ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं। तो मिनिमम जो हमारा आ रहा है वो आई आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने ब्लॉक किया 19 को, और अब इसके एडजेसेंट में केवल h बचा, बाकी सारे में हम वापस जा नहीं सकते। तो 19 प्लस 2 अगर हम लें तो ये 21 होगा, जो कि 30 से कम है। तो हमें इसको दोबारा रीलेबल करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 21 और फिर लिखना पड़ेगा ए बी डी ई एफ जी और आई। और यहाँ पे 21 पे हम पहुँच चुके हैं, सारे वर्टिसेस ऑलरेडी ब्लॉक हैं। तो ये हमारा लास्ट में जो मिनिमम वेट आ रहा है वो 21 आ रहा है। तो आपसे जो सवाल पूछा गया था कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, आप ए से शुरू करेंगे, आप लिखेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है हमें मिल चुका है। ए से शुरू किया, फिर बी पे गए, बी से हम डी पे गए, डी से हम ई पे गए, ई से हम एफ पे गए, एफ से हम जी पे गए और जी से हम आई पे गए। मतलब ए से बी, बी से डी, 5 + 4 9 + 1 10, 10 ई से एफ, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 4 19 और 19 + 2 21। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया ए बी डी ई एफ जी आई। और नहीं, हमें एच तक पहुंचना है और आई से हम कहाँ पे पहुँचे, आई से हम पहुँचे एच पे। ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपका 21। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। मुझे आशा है कि ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हमने अराउंड 10 मिनट्स का टाइम लिया। पर ये 10 मार्क्स जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं वो 10 मार्क्स के हैं। आपको एग्ज़ाम में यूजुअली 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। तो आप देखो कि और आपके लिए आपके पास काफ़ी समय होता है, तो टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम एक कंस्ट्रेंट नहीं है। आप आराम से सॉल्व करो, 1-2 बार उसको क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो और तब आप इसको आंसर दो। मैं 5 सॉल्व करने वाला हूं, तो अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। और ये स्पैनिंग ट्री का ये प्रॉब्लम हमने पहले भी अपने जो रेगुलर वीडियो है उसमें सॉल्व किया हुआ है, पर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, चूँकि मैं एक तरह से आपको एक एग्ज़ाम के बारे में आइडिया दे रहा हूँ, तो हम इसको दोबारा सॉल्व कर देते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहला स्टेप ये है कि हमें प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज करके मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है। ठीक है, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि जो स्पैनिंग ट्री होगा मिनिमम, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, यूनिक नहीं हो सकते, मतलब यूनिक नहीं होते हैं, पर उनका जो वेट होगा वो मिनिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ और बना दिया और उसे मिनिमम वेट का और है तो वो गलत हो जाएगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 वर्टिसेस हैं, आप देख पा रहे हैं कि टोटल 9 वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो 9 वर्टिसेस हैं, मतलब कि टोटल 8 एजेज हमें सेलेक्ट करने हैं। आपको पता होगा कि किसी ट्री के अंदर अगर किसी ट्री के अंदर अगर n वर्टेक्स होते हैं तो उसके अंदर कितने n वर्टिसेस होते हैं, रादर n वर्टिसेस जो भी, तो n-1 नंबर ऑफ एजेज होते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम लिखते हैं पहले कि हमने कितने स्टेप करने हैं, हर स्टेप में कौन कौन से एजेज सेलेक्ट करने हैं और उनका वेट क्या होगा, WEIGHT। तो हमें पहले ही पता है कि हमारा स्टेप 8 होगा। मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये हमें पहले से पता होना चाहिए। प्रिम्स एल्गोरिथम क्या बोलता है कि आप पहले स्टेप में एक ऐसा एज सेलेक्ट करोगे जिसका वेट मिनिमम होगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1 का जो वेट का 1 है EF, तो EF हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ये है हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, ये हमारा D, ये हमारा E, हमारा है F, ये हमारा है G, ये हमारा H और ये हमारा I। तो सबसे पहले स्टेप में हमने EF सेलेक्ट किया और इसका वेट यहाँ पे लिख दिया 1। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि केवल वो यहाँ पे एज सेलेक्ट करते हैं, आपको 0 नंबर मिल जाएगा वैसे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि आपने पहले स्टेप में कौन सा सेलेक्ट किया है। इसलिए ये जो टेबल है वो बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना वो एल्गोरिथम माना ही नहीं जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करना होता है कि अब जब हमने EF सेलेक्ट किया तो E और F इन दोनों वर्टेक्स से या इन दोनों में से जो भी वर्टेक्स हैं इससे ज्वाइन सारे एजेज को देखेंगे। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि इन या तो E से या तो F से ज्वाइन जितने भी एजेज हैं
उसमें मिनिमम वेट का एज कौन सा है। तो अगर आप ई से देखो तो ई बी है जिसका 5 वेट है, ई डी है जिसका 7 वेट है, ई एच है जिसका 3 वेट है। और अगर आप इससे देखो, एफ से देखो तो एक हमारा सी एफ है जिसका वेट 3 है, इसका वेट 4 है, इसका वेट 4 है, इसका वेट 6 है। तो मिनिमम हमें दिख रहा है या तो हम ई एच ले लें, ई एच का वेट 3 है, या तो हम एफ सी ले लें, दोनों में कोई भी एक ले सकते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे ले लिया ई एच। इसमें टाई की सिचुएशन में हम कोई भी एक ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें यही लेना है। तो हमने यहाँ पे ई एच ले लिया और इसका वेट 3 है, इसको ज्वाइन कर दिया। अब वही प्रोसेस रिपीट करना है कि अब हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, एक ई है, एक एफ है और एक एच है। तो इन तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन जो भी एज हैं उसमें से मिनिमम वेट का एज सेलेक्ट करना है। पर साथ में ये हमें ध्यान देना है कि किसी भी स्टेप पे हमें ये इंश्योर करना है कि सर्किट ना बने। जैसे कि मान लो यहाँ पे इसका वेट 4 दिया गया है, अगर इसका वेट 2 होता तो हम ये सोचते कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये एक सर्किट बन जाएगा, जो कि हमें अलाउ नहीं है। ट्री जो है एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें कोई सर्किट नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एच आई सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनका वेट 2 है तो हमने यहाँ पे लिखा है एच आई और इसका वेट लिख दिया 2। ठीक है, अब वही प्रोसेस रिपीट करना है। तो आई एफ तो हम बिल्कुल सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। डी ई 7 है, ई बी 5 है, एच जी 4 है, सी एफ 3 है। तो हम अगले स्टेप में सी एफ या एफ सी, तो मान लो इसको हम सी एफ लेते हैं। और एक चीज़ आप और भी देख रहे हैं कि जब भी मैं एज लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिख रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे गलती ये भी करते हैं कि वो स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट यूजुअली डायरेक्टेड एज के लिए कन्वेंशनली यूज किया जाता है, तो आप कर्ली ब्रैकेट ही यूज करो। तो इसका वेट हो गया 3। ठीक है, सी एफ सेलेक्ट कर लिया, तो सी एफ को भी ज्वाइन कर देते हैं। अब अगले स्टेप में क्या है कि या तो हम सी बी सेलेक्ट करें, नो इसका वेट 4 है, या तो हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर हम ई डी देखें तो इसका वेट 7 है, जी एच देखें तो इसका वेट 4 है। ये हमें सेलेक्ट करना नहीं है, सर्किट बन जाएगा, इसका वेट 6 है। तो हमारे पास 2 संभावनाएं हैं, एक तो या तो हम जी एच सेलेक्ट कर लें या तो हम सी बी सेलेक्ट कर लें, क्योंकि दोनों का वेट 4 है। तो यहाँ पे मैं सी बी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके वेट को 4 लिख देता हूँ यहाँ पे हमने सी बी सेलेक्ट कर लिया, इसका वेट हो गया 4। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि बी से हमारा एक वर्ड एज ज्वाइन है डी तक जिसका वेट 3 है, और आई डोंट थिंक कि कोई और एज है जिसका वेट 3 से कम है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डी बी को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका वेट 3 है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी बी और इसका वेट हमने लिख दिया 3। ठीक है, अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, खिड़की खुली हुई है, सुंदर दृश्य है बाहर, हवा अच्छी आ रही है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक कविता होगी। ओके, तो अब DB हमने सेलेक्ट कर लिया। अब DB से सेलेक्टेड जो अटैच्ड एक एज है उसका वेट 2 है, तो हमने AD जो है उसको भी सेलेक्ट कर लिया। AD उसका वेट 2 है तो उसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब एक लास्ट हमें सेलेक्ट करना है, तो हमें उसका वेट मिनिमम रखना है। हम ये सेलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ है नहीं। GH है उसका वेट 4 है, DG है उसका वेट 6 है, तो यहाँ पे हम GH को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका वेट 4 है। तो GH को हमने सेलेक्ट किया और उसका वेट 4 लिखा। तो ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया। और इसका वेट कितना है, तो 1 1 2 2 4 3 7 4 11 3 14 2 16 4 20। हाँ 20 हो रहा है या कुछ गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे EH जब हमने सेलेक्ट किया था जेंटलमैन, तो EH का जो वेट था वो कितना था। EH कहाँ पे है भाई, EH इसका वेट था 3। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था ना, गलती हो जाती है, तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। तो 1 3 4 2 6 3 9 4 13 3 16 2 18 4 22, तो मिनिमम वेट हो गया 22। भूल सुधार, ठीक है। ओके, तो इसको भी हमने सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अब आगे चलते हैं और लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम काफ़ी पॉपुलर होता है, और ये हमने जो पर्टिकुलरली एक पूछा गया उसको सॉल्व कर रहे हैं, पर प्रोसेस सबके लिए सेम ही होता है, एल्गोरिथमिक होता है।
तो इसमें हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो हमें निकालना है GCD और हमें 607 और 103 ये दो नंबर दिए गए हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज करना है और फिर जो GCD है उसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है 607 और 103 के फॉर्म में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम जो बड़ा नंबर है 607 उसको डिवाइड करते हैं 103 से। तो 103 से डिवाइड करेंगे तो 103 से डिवाइड किया तो कोसेंट हुआ 5 और जो रिमाइंडर होगा वो होगा 92। आप देख लो, क्योंकि 6 बार करोगे तो 615 हो जाएगा, 5 बार में 515 और 515 प्लस 92 यानी कि ये हो जाएगा। अगले स्टेप में हमें 103 को 92 से डिवाइड करना है। तो 103 लिया, 92 लिया, कोसेंट कितना होगा 1 और रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर होगा 11 सॉरी। अब क्या करना है, 92 को 11 से डिवाइड करना है। तो 92 लिया, 11 से डिवाइड किया, कितनी बार में जाएगा, 11 8 जा 88 एंड प्लस 4, तो यहाँ से आ गया 4। फिर हमें क्या करना है, हमें लेना है 11 को और डिवाइड करना है 4 को। तो 4 से, तो 11 और 4 से डिवाइड किया तो कोसेंट हो गया 2 और रिमाइंडर हो गया 3। ठीक है, अब हमें 4 लेना है, डिवाइड करना है 3 से, तो कोसेंट हो गया 1 और रिमाइंडर हो गया 1। और अब हमें 3 लेना है, डिवाइड करना है 1 से, कोसेंट हो जाएगा 3 और रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो जो GCD है, GCD क्या होता है, GCD होता है लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर। तो अगर हम 607 और 103 का GCD लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों रिलेटिवली प्राइम हो गए। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे इंक चेंज कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि इसको 1 को लिखना है 607 और 103 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि आप इसका बेजो कोफिशिएंट्स निकालिए। तो इसमें क्या होता है कि अब यहाँ से हम जो सारे रिमाइंडर्स हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि 1 को लिख लेते हैं 4 माइनस 3 इंटू 1 के फॉर्म में। यहाँ पे हम 3 को लिख लेते हैं 11 माइनस 4 इंटू 2 के फॉर्म में। यहाँ पे हम 4 को लिख लेते हैं 92 माइनस 11 इंटू 8 के फॉर्म में। यहाँ पे हम 11 को लिख लेते हैं 103 माइनस 92 इंटू 1 के फॉर्म में। और यहाँ पे 92 को लिख लेते हैं 607 माइनस 103 इंटू 5 के फॉर्म में। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि लास्ट वाले रिमाइंडर यानी कि 1 से शुरू करना है और इन सब को रिमाइंडर्स को एक एक करके ट्रांसफॉर्म करते हुए अल्टीमेटली हमें 607 और 103 के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो लास्ट है हमारा 1 इज इक्वल टू, आप आइडियली इसको नीचे करेंगे पर मैं अगले पेज पे नहीं जाना चाहता क्योंकि बार बार मुझे पेज बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 4 माइनस 3 इंटू 1। अब देखो हमारा नेक्स्ट रिमाइंडर है 3, तो हम 3 के बदले जो भी राइट हैंड साइड में है उसको रिप्लेस करते हैं और हर स्टेप पे चेक भी करते रहेंगे कि जो हमारा 1 के बराबर आ रहा है नहीं। तो यहाँ पे हमारा 4 है और 3 के बदले हम लिखेंगे 11 माइनस 4 इंटू 2 और इंटू 2। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से 4 इंटू 2 इंटू 2 नहीं 1 आएगा ना। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 है राइट साइड में, तो 1 हो गया। तो यहाँ से 4 इंटू 2 यानी कि, और यहाँ पे 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4 इंटू 3 और यहाँ पे 11 माइनस 11 होगा, उसको हम लिख देते हैं 11 इंटू माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 4 के बदले हमें रिप्लेस करना है 92 माइनस 11 इंटू 8 इंटू 3 और हमारा यहाँ पे क्या है 11 इंटू माइनस 1। ठीक है, तो क्या होगा ये टर्म, आप देखो यहाँ से 92 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 11 इंटू 8 इंटू 3, तो 11 इंटू 8 इंटू 3 यानी कि 11 इंटू 24
और 11 इंटू -1 यानी कि 11 इंटू 24 और 11 इंटू -1 यानी कि 11 इंटू -25 हो जाएगा। एज ए स्टूडेंट मैं क्या करूँगा कि मैं चेक कर लूँगा कि यहाँ पे सही आ रहा है कि नहीं। अगर 92 इंटू 3 करोगे आपका तो 276 आएगा, और 11 इंटू 25 करोगे तो 275 आएगा। दोनों को माइनस करने पे 1 आएगा, जो कि ठीक है। तो अभी तक मैं ठीक जा रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हमने ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर लिया था, अब हमें ये सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी कि 11 के बदले हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। तो 92 इंटू 3 हो गया, 11 के बदले हमें क्या लिखना है 103 माइनस 92 इंटू 1, ठीक है, और इंटू -25, ठीक है। अब यूजुअली हमें नेक्स्ट पेज पे मूव करना चाहिए, पर मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बार बार पलटना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेप हो जाएगा 92 इंटू 3 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो यहाँ से 92 इंटू 25 यानी कि 92 इंटू कितना आ रहा है 28 आ जा रहा है, 92 इंटू 28, और 103 प्लस 103 इंटू -25। अगेन हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या ये जो है और माइनस करने पे 1 के बराबर आ रहा है नहीं, हमारी अपनी कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमने 11 को भी रिप्लेस कर दिया था, अब हमें 92 को रिप्लेस करना है। तो 92 हमारा कितना है, वो है 607 माइनस 103 इंटू 5, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 28 से, और 103 इंटू -25 हमारा ऑलरेडी है। थोड़ा सा यहाँ पे काम वो हो गया, बट चूँकि हम अगले पेज पे जाते हैं तो चैलेंज होता है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से क्या आ रहा है 607 इंटू 28, तो यहाँ पे आ रहा है 607 इंटू 28, और देखो यहाँ पे -103 है, और 5 इंटू 28 करोगे आप तो कितना आएगा 20 25 100, 8 25 40, 140, और 140 और 25 165, यानी कि प्लस आप इसको लिख सकते हो 103 और -165, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब अगर आप एक लाइन और भी लिख दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपको फाइनल लिखना होगा तो आपने क्या लिखा कि यहाँ पे लिखते कि GCD ऑफ 607 और 103 इज इक्वल टू 1 and which has been represented as 607 into 28 और प्लस 103 इंटू -165। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे जो 28 है और -165 है, इन दोनों को बेजो कोफिशिएंट्स बोला जाता है। मैंने इसको सही किया या गलत किया, या आपने इसको सही किया या गलत किया, इसको कैसे वेरीफाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो और देखो कि ये माइनस ये करने पे 1 आ रहा है या नहीं। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी आसान होता है। हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट 45 मिनट में सॉल्व कर लिए। बीच बीच में हमने कुछ इधर उधर की बातें भी की, शुरुआत में हमने कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया। आप देख रहे हैं कि आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय मिलता है और आपको 4 ही सॉल्व करने होते हैं। और 1.5 घंटे का भी समय आप तब जब आपको शुरुआत के पूरे 1.5 घंटे अगर आप MCQ के लिए लेते हो, तो आइडियली MCQ के लिए आप 1 घंटे लेते हो, 2 घंटे में आपको 4 सवाल सॉल्व करने हैं। मतलब ऑलमोस्ट आपको आधे घंटे का समय एक सवाल के लिए मिलता है, और हमने ऑन एवरेज यहाँ पे 10 मिनट का टाइम लिया। तो प्रॉब्लम्स काफ़ी आसान होते हैं, बस ये ध्यान रखना होता है कि हमें गलती नहीं करनी है, वेरीफाई कर लेना है हर स्टेप पे, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर मुझे वेरीफाई करना है कि मैंने सॉल्व सही किया या गलत किया, तो n की वैल्यू 0 रख के मैं देख लूँगा कि जो A0 आ रहा है वो हमारा 1 के बराबर आ रहा है नहीं, और n की वैल्यू 1 रख के मैं चेक कर लूँगा कि जो हमारा A1 है वो 4 के बराबर आ रहा है नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हमने कुछ गलती किया है। आप दोबारा चेक कर लो, अगर मैंने कोई गलती किया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, पर मुझे आशा है कि शायद ऐसी कोई गलती नहीं हुई होगी। मेरे पास समय नहीं है कि मैं वीडियोस को दोबारा देखूं, वीडियो को एडिट करूं या कुछ भी करूं। मैं एज ए क्लासरूम पूरी तरह से एक ही फ्लो में वीडियो को पूरा का पूरा शूट कर लेता हूं। इसमें आपको ऐसा एक होता है ना कि एक फील आए कि ज़बरदस्त कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।